मैं शहर में रहता हूँ। गांव बस यूं ही 2-4 दिनों के लिए घूमने आया हूँ, पर यहाँ आकर देखा तो बारिश अपना कहर बरसा रही थी। अकेले घर पर पड़े पड़े मैं बोर होने लगा था, क्योंकि मेरा सारा परिवार तो शहर में था। मैं तो बस यहाँ बीच बीच में गांव वाले घर को देखने आ जाता हूँ। पिछले 2 दिनों से गांव में इतनी तेज बारिश हो रही है कि चारों तरफ सब कुछ जलमग्न हो गया है। एक रात की बात है, मैं आराम से अपने घर पर खाना पीना खाकर सोया हुआ था। इतने में ही मेरे फोन की रिंग बज उठी। मैं हल्की नींद में था। आंख मीचते हुए मैं उठा और जब मोबाइल पर देखा तो एक अननोन नंबर से कॉल था। मैंने कॉल रिसीव किया तो सामने से आवाज आई, मानस मानस मेरे पिताजी को बचा ले भाई। मैं नरेश बोल रहा हूँ, जल्दी घर आ जा। इस पर मैंने चौंकते हुए पूछा, नरेश मतलब मेरे बचपन का दोस्त? सामने से इस पर दोबारा आवाज आई, हाँ मैं तेरा दोस्त नरेश, जल्दी आ भाई, पिताजी की सांस नहीं चल रही है। इतना कहकर उधर से नरेश ने शायद फोन रख दिया या कट हो गया, पता नहीं। नरेश मेरे बचपन का दोस्त है। हालांकि यहाँ आकर मैं सबसे पहले नरेश के यहाँ ही गया था, पर तब उसके घर पर ताला था। खैर, मैं तुरंत अपने बिस्तर पर से उठकर फास्ट एड किट का बैग रेडी करने लगा। चूंकि बाहर काफी तेज बारिश हो रही थी तो साथ में एक छाता भी ले लिया। सारी तैयारी करके मैंने जैसे ही बाहर जाने के लिए घर का दरवाजा खोला तो सामने का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि घर के बाहर पूरा पानी जमा हुआ था। मैं कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया कि अब क्या किया जाए। हालांकि नरेश का घर मेरे यहाँ से ज्यादा दूर नहीं था, पर इस पानी के बीच जाना क्या ठीक होगा? सही गलत सोचने का मेरे पास समय नहीं था। उधर एक पेशेंट की जान अटकी हुई है, मुझे किसी भी हालत में जाना ही पड़ेगा। ये सोचकर मैंने अपने पैजामों को घुटनों के ऊपर किया और सीधे पानी में उतर गया। तब रात के यहीं कोई 11-12 बज रहे होंगे। बारिश अगर नहीं भी हो रही होती तो भी इस वक्त तक गांव सुनसान हो जाता। मैं ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए नरेश के घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। एक हाथ में छाता और दूसरे हाथ में डॉक्टरी बक्सा लिए उस घुटने तक पानी में चलते हुए मुझे काफी दिक्कत हो रही थी। ऊपर से अंधेरा तो इतना ज्यादा था कि हाथ को हाथ दिखाना भी मुश्किल हो। हालांकि मेरे पास एक बैटरी टॉर्च थी, मगर वो उस अंधकार में चींटी समान थी। खैर, मैं पैरों को जोर जोर से खींचते हुए चले जा रहा था। चूंकि मैं यहाँ गांव काफी सालों के बाद आया था तो कहीं ना कहीं रास्ता पहचानने में मुझे दिक्कत हो रही थी। उसका मूल कारण बारिश का पानी और अंधेरा भी था। बादलों की गरज उस सन्नाटे भरे माहौल में किसी को भी डरा सकती थी। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे मेरे सामने अंधेरे में एक बड़ा सा पेड़ नजर आया। मैंने अपनी टॉर्च की लाइट को उस पेड़ की तरफ घुमाया तो वो एक आम का पेड़ था। वही आम का पेड़ जिसके पास लोग दिन में आने से डरते हैं, क्योंकि ये पेड़ शमशान घाट में है। मुझे समझ आ गया कि मैं रास्ता भटककर शमशान में आ चुका हूं। डर की एक लहर मेरे पूरे जिस्म में दौड़ गई। मैं वहां से निकलने के लिए पीछे पलटने जा ही रहा था कि तभी मुझे एहसास हुआ कि किसी ने पानी के नीचे से मेरे दोनों पैरों को कसकर पकड़ा है, जिस वजह से मैं अपने पैरों को हिला नहीं पा रहा। मेरा डर कई गुना बढ़ गया। मैंने पानी में टॉर्च मारकर देखने की कोशिश भी की,
मगर कुछ भी साफ नजर नहीं आया क्योंकि पानी मटमैला था। मैंने और ताकत लगाकर पैरों को खींचने की चेष्टा की मगर कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे पैर जैसे वहां अटक से गए थे। मुझे समझ आ गया कि अब मैं एक भारी मुसीबत में फंस गया हूं। हालांकि ऐसे मामलों में इंसान का दिमाग सही से काम नहीं करता, मगर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैंने अपने जेब से मोबाइल निकाला, ये सोचकर कि नरेश को फोन करूंगा, मगर ये क्या, थोड़ी देर पहले तक मैंने जिस अननोन नंबर से बात किया था वो नंबर अब फोन से गायब हो गया था। अपने आप ही कोई नंबर मोबाइल से गायब कैसे हो सकता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इधर मेरा पैर अभी भी किसी ने पकड़ रखा था। मेरी धड़कन हर पल तेज होती जा रही थी। दिल ये सोचकर कांप रहा था कि अब आगे क्या होगा, इस संकट से मैं कैसे निकल पाऊंगा। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक सामने वाले नीम के पेड़ से कोई शख्स नीचे पानी में कूदा। हालांकि अंधेरा काफी ज्यादा था, जिस वजह से मुझे उस आदमी का चेहरा नजर नहीं आ रहा था और मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उसके चेहरे की तरफ टॉर्च की लाइट मारूं। वो आदमी मुझसे कुछ ही दूरी पर खड़ा था। ना तो वो कुछ बोल रहा था और ना ही मैं। बातें बस नजरों से ही हो रही थी। मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं जोर से दम लगाकर अपना पैर झटका तो तभी मेरी नजर उस आदमी पर गई। मेरे पैर झटकते ही हलचल उस आदमी के शरीर में हुई। मैंने दोबारा जोर लगाया तो फिर से उसका शरीर हिला। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये माजरा क्या है। बहुत हिम्मत जुटाकर मैंने बैटरी टॉर्च की लाइट को उस आदमी के चेहरे पर डाला तो उस आदमी का चेहरा देख मैं दंग रह गया। मेरी आंखें फूलकर चौड़ी हो गईं क्योंकि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि नरेश के पिताजी रामकेवल चाचा थे। मगर यह कैसे हो सकता है? रामकेवल चाचा के गले में एक गहरा निशान था। उनकी जबान बाहर लटकी हुई थी, मगर रामकेवल चाचा तो बीमार थे। मेरा डर थोड़ा कम हुआ, खत्म नहीं। मैंने चाचा से पूछा, चाचा आप यहाँ पर नरेश तो बता रहा था कि आप बीमार हैं। चाचा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस कुछ दूरी पर पानी की तरफ इशारा किया। मैंने जब उनके किए गए इशारे की तरफ देखा तो मैं चौंक सा गया क्योंकि वहां पानी में एक अर्थी तैर रही थी जिस पर सफेद चादर में ढकी एक लाश पड़ी हुई थी। पर यहाँ ये अर्थी, ये लाश आई कहां से? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने रामकेवल चाचा की तरफ देखा तो वो मुझे इशारा करके उस लाश पर से कफन हटाने को बोल रहे थे। मैं बहुत डरा हुआ था, मगर किसी तरह हिम्मत जुटाकर मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस लाश के चेहरे पर से कफन हटाया तो सामने का नजारा देख डर के मारे मेरे पैर थर थर कांपने लगे। मैं अपना होश खोने लगा था। मैं काफी जोर से चीखना चाह रहा था, मगर मेरी चीख हलक में ही दब गई थी क्योंकि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि नरेश की ही थी। आंखें भीतर की तरफ गती हुई और चेहरा ऐसा जैसे किसी ने शरीर से पूरा खून खींच लिया हो। मैंने रामकेवल चाचा की ओर देखा तो उनकी आंखें नम थी। उस वक्त मेरा दिमाग तो काम नहीं कर रहा था, मगर मैं इतना जरूर जानता था कि अगर मैं यहाँ रुका तो बच नहीं पाऊंगा, जिस वजह से मैंने तुरंत वहां से दौड़ लगा दी। अच्छी बात तो ये थी कि मेरे पैर भी आजाद हो चुके थे। मैं किसी तरह घर पहुंचा और पूरी रात जागकर ही कटा दी। अगली सुबह जब मैंने इस बात का जिक्र लोगों से किया तो उन्होंने जो बताया वो होश उड़ा देने वाला था। दरअसल नरेश को
एक घातक बीमारी हुई थी और गांव में जाति का भेदभाव होने के चलते उसका सही से इलाज नहीं हुआ, जिसके चलते उसने दम तोड़ दिया। इकलौते बेटे को खो देने के गम में बाप भी उस आम के पेड़ पर फांसी लगाकर मर गया। तब से गांव में कोई भी डॉक्टर आता है तो बाप बेटे की आत्मा उन्हें परेशान करती है। ये सब सुनकर मुझे काफी दुख हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। काम की तलाश में भटकते भटकते मैं यहाँ हरिपुर के जंगलों में आ गया, मगर काम ने तो मुझसे जैसे अपना चेहरा ही मोड़ लिया। यहाँ इतनी दूर आकर भी मेरे हाथ खाली ही रह गए। शाम धीरे धीरे रात में तब्दील होने लगी थी। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था वैसे वैसे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे जंगल और भी ज्यादा घना होता जा रहा हो। मैं काफी देर से चल रहा था, पर अभी तक जंगल में मुझे मेरे अलावा और कोई शख्स नजर नहीं आया था। पूरा का पूरा जंगल ऐसे खामोश पड़ा था जैसे कोई कब्रिस्तान हो और मैं लाशों के ऊपर चल रहा हूं। खैर, किसी आदमी की तलाश में मैं चुपचाप चले जा रहा था। सूरज की तेज किरणों की जगह अब आसमान पर चांद की हल्की रोशनी ने ले ली थी। जंगल में पूरी तरह अंधेरा पसर चुका था। ऊपर से घने लंबे पेड़ों के कारण चांद की हल्की रोशनी भी जमीन तक सही से पहुंच नहीं पा रही थी। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी सामने की तरफ धुंधली सी रोशनी में मुझे ऐसे लगा जैसे वहां कोई खड़ा हो। मैं दौड़ता हुआ उस परछाई के पास गया, पर वहां कोई आदमी नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं इस जंगल से बाहर निकलूं कैसे। कहीं ना कहीं मैं उस जंगल में फंस चुका था। उस जमाने में मोबाइल फोन वगैरह कुछ नहीं हुआ करता था, तो बाहरी मदद का तो कोई चांस ही नहीं था। थका हारा मैं अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे अचानक सामने की तरफ एक बड़ा सा घर नजर आया। उस घर को देखकर मुझे काफी खुशी हुई। उत्साहित होकर मैं दौड़ता हुआ उस घर की तरफ जाने लगा। अभी मैं दौड़कर उस घर की तरफ जा ही रहा था कि तभी अचानक मेरा पैर किसी ठोस चीज से टकराया और मैं औंधे मुंह धड़ाम से जमीन पर जा गिरा, जिससे मेरी पेशानी पर काफी जोर की चोट आई। और देखते ही देखते जमीन पर पड़े पड़े मैं कब बेहोश हो गया मुझे कुछ याद नहीं। पता नहीं कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तो कोई शख्स मेरा नाम पुकार रहा था। मैंने आंख खोलकर देखा तो ठीक मेरे सामने हाथ में लालटेन लिए एक आदमी खड़ा था। उस आदमी को देखकर मुझे काफी हैरानी हुई, मगर तभी उस आदमी ने मुझे सहारा देकर उठाया और बोला, क्या हुआ भाई साहब, आप इस जंगल में इतनी रात गए सो क्यों रहे थे? इस पर मैंने कहा, इतनी रात गए से क्या मतलब है आपका? कितने बज रहे हैं अभी? इस पर उस आदमी ने कहा, रात के 10 बज रहे हैं अभी, और आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? इस पर मैंने उस आदमी को सारी बात बता दी। तो सारी बात सुन लेने के बाद उस आदमी ने कहा, नौकरी की तलाश में तो मैं भी यहाँ आया था। खैर, चलिए आप मेरे साथ मेरे घर। यहाँ कहाँ रहिएगा जंगल में? हालांकि मन तो मेरा भी नहीं था उस जंगल में अब और चलने का, लिहाजा मैं उस आदमी की बात मानकर उसके साथ चल दिया। रात हर पल गहराती जा रही थी। जंगल में फैली खामोशी रात की गहराई को साफ तौर पर बयां कर रही थी। जंगल का अंधेरा अब और भी गहरा हो चुका था, मगर अच्छी बात तो ये थी कि उस आदमी के हाथ में लालटेन था, जिसकी रोशनी के सहारे हम आराम से चल पा रहे थे। अभी हम दोनों आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उस आदमी ने कहा, कहाँ रहते हैं आप? इस पर मैंने जवाब दिया, मेरा घर यहाँ से काफी दूर है। फिर उस आदमी ने कहा,
आपको इतनी रात गए जंगल में डर नहीं लग रहा था? तो इस पर मैंने कहा, डर? किस चीज का डर? मुझे डर वर नहीं लगता। अभी हम दोनों चल ही रहे थे कि तभी मेरे साथ चल रहा वो आदमी एकदम से रुक गया, जिस पर मैंने उससे कहा, क्या हुआ, चलिए, रुक क्यों गए? मगर इस पर उस आदमी ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप बस मुझे देखे जा रहा था। तभी एकदम से उस आदमी ने अपने हाथों में पकड़ा लालटेन को नीचे किया, तो उस लालटेन की रोशनी में मुझे उस आदमी के पैर दिखे, जो कि पीछे की तरफ मुड़े हुए थे, यानी उल्टे थे। ये देखकर मेरे पैरों तले की जमीन निकल गई। मैं समझ गया कि ये आदमी कोई इंसान नहीं है, बल्कि ये कुछ और ही है। जिसके बाद मैंने ना आव देखा ना ताव, सीधे वहां से आगे की तरफ दौड़ लगा दी। मैं जी जान लगाकर बस भागे जा रहा था। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था। भागते भागते मैंने एक दफा पीछे पलटकर देखा, मगर मेरे पीछे कोई नहीं था। लेकिन फिर भी मैं नहीं रुका, मैं भागता रहा। अभी मैं भाग ही रहा था कि तभी मुझे सामने की तरफ एक आदमी आग जलाकर बैठा हुआ दिखा। तो मैं भागता हुआ सीधे उस आदमी के पास जाकर रुका। हांफते हांफते मैं उस आदमी के पास जाकर बैठ गया। तभी उस आदमी ने मुझसे पूछा, क्या हुआ भाई साहब, आप ऐसे हांफ क्यों रहे? तो इस पर मैंने उस आदमी को पूरी बात बता दी। पूरी बात सुनकर उस आदमी ने कहा, अच्छा ऐसा है क्या, कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ खाइएगा, भूख लगी होगी आपको। तो इस पर मैंने कहा, भूख तो लगी है, पर यहाँ इस जंगल में कहाँ कुछ मिलेगा। तो इस पर उस आदमी ने कहा, सब मिलेगा, रुकिए अभी मंगवा देता हूँ। मेरे से इतना कहकर उस आदमी ने जोर से चिल्लाकर अंधेरे में एक तरफ देखते हुए कहा, अरे साकिब, खाना लाओ जरा साहब के लिए। तो उस आदमी की इस बात पर अंधेरे में से ही आवाज आई, लाया मालिक, बस 2 मिनट। उस आवाज को सुनकर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने पहले कहीं उस आवाज को सुन रखा हो, पर कहाँ ये याद नहीं आ रहा था। बड़ी जानी पहचानी सी आवाज थी। खैर, मैं वहां बैठकर खाना आने का इंतजार करने लगा। पर एक बात तो मेरे जहन में खटक रही थी कि भला यह आदमी मुझे क्या खिलाएगा, और वहां अंधेरे में होगा कौन जो मुझे खाना लाकर देगा। पर उस वक्त मैं लाचार था, इसलिए इंतजार करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था, तो मैंने वही करना बेहतर समझा। कुछ देर इंतजार करने के बाद अचानक से अंधेरे की तरफ झाड़ियों में कुछ हलचल सी हुई, और वहां से एक आदमी चलते हुए हमारी तरफ आने लगा। चूंकि वो आदमी काफी दूर से चलकर आ रहा था, इसलिए साफ तौर पर उस आदमी का चेहरा तो नजर नहीं आ रहा था। उसके हाथ में एक थाली थी। चलकर वो आदमी जब मेरे करीब आया तो मुझे उसका चेहरा दिखा। ये वही आदमी था जो मुझे थोड़ी देर पहले मिला था, जिसके पैर उल्टे थे। इतने में ही उस आदमी ने थाली को ठीक मेरे सामने रख दिया। उस थाली में कुछ और नहीं बल्कि मेरा ही कटा हुआ सिर था। मैं एकदम से ठिठक कर पीछे गिर गया। इतने में ही वो दोनों आदमी जोर जोर से हंसने लगे। मुझे समझ आ गया था कि ये दोनों भूत हैं, और अगर मैं यहाँ रुका तो मेरी खैर नहीं। अभी मैं जमीन पर से उठकर भागने जा ही रहा था कि तभी मेरा पैर वहीं पास ही में पड़े एक लकड़ी के बोर्ड से जा टकराया, जिस पर लिखा था अपना ढाबा। खैर, मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला और भागकर गिरते पड़ते किसी तरह उस जंगल से बाहर निकल गया। इस घटना के कुछ दिनों तक मैं काफी बीमार भी रहा। बाद में जब मैंने इस घटना का जिक्र लोगों से किया तो लोगों ने जो बताया वो सुनकर मैं दंग रह गया, क्योंकि लोगों के मुताबिक साकिब और सुलेमान
वो दोनों उस जंगल में अपना ढाबा चलाया करते थे, क्योंकि वहीं पास ही में एक रोड भी था जो कि अब बंद हो चुका है। मगर एक दिन पता नहीं कैसे लापरवाही के चलते उनके ढाबे में आग लग गई। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि उन दोनों को भागने का भी मौका नहीं मिला और जलकर दोनों की वहीं मौत हो गई। तब से उन दोनों की आत्मा उस जंगल में भटकती रहती है और उस दिन के बाद से रात में कोई भी उस जंगल में नहीं जाता।